यहाँ पर आप लोग देखो, समटाइम्स अ प्रोग्राम ग्रोज इन साइज एंड वी वांट टू सेपरेट द लॉजिक ऑफ मेन मेथड टू अदर मेथड्स। होता क्या है कि कभी कभी आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते आप लोग क्या चाहेंगे कि जो लॉजिक आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ a इज इक्वल टू 5 इन b इज इक्वल टू मान लो 7, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ int c इज इक्वल टू a प्लस b और मल्टीप्लाई बाय मान लो 5। फॉर सम रीजन मैं इनको सम करके 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कर देता हूँ। कभी भी मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यानी कि 7 प्लस 5 आपको होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 होता है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जा रही है, ठीक है। अब मान लो फॉर सम रीजन मुझे ये काम कई बार करना पड़ रहा है कि ऐड करना पड़ रहा है और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड करना पड़ रहा है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो जो लॉजिक है मेरा उसको मैं बार बार रिपीट करूं, ठीक है। तो अगर मान लो सेम चीज मुझे कुछ नंबर्स A1 B1 C1 के लिए करनी पड़ गई, मान लो A1 B1 C1 कुछ इस तरह से मुझे करनी पड़ गई अगर ये चीज, तो मैं किस तरह से करूंगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस लॉजिक को बार बार लिखूं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक मेथड के अंदर डाल दूं, जिसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे लॉजिक को सेग्रीगेट करके अलग कर दूं। अब ये तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि यार आपको कोई दो नंबर को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हो। मान जो भी इसका आंसर आए, मान लो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक लगाना चाहता हूँ कि अगर a इज ग्रेटर देन 3 तो कुछ करना हो, अगर a इज लेस देन b तो कुछ और करना हो। मान लो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ अगर a इज ग्रेटर देन b, तब मैं चाहता हूँ कि जो c है मैं इंट c इस तरह से बना देता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा c इज इक्वल टू, मान लो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ a प्लस बी रहे c, लेकिन एल्स अगर एल्स ब्लॉक में ये जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर इस तरह से c इज इक्वल टू ये हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं एल्स ब्लॉक को कुछ इस तरह से लॉजिक देता हूं और इफ में मैंने लिखा है अगर a बड़ा हो b से तो आपको क्या करना है, a ग्रेटर देन b है अगर तो आप ये प्रिंट करें, वरना अगर a लेस देन b है तो आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा। सिमिलरली सेम लॉजिक में यहाँ पर भी मान लो यूज करना चाहता हूँ और इस केस में मैं इसको a1 b1 c1 कर देता हूँ, ठीक है। और मान लो इस बार मैं a1 को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा नंबर बना देता हूँ ताकि हम ऐसे ही कैलकुलेशंस चेक कर लें। वैसे कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, कह रहा है C1 आपने नहीं बनाया, ओके। तो मुझे यहाँ पर इंट C1 लिखकर C1 को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। रन कर रहे हैं इसको, रन किया तो देखो यहाँ पर क्या आया, 60 आया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 60 आया, मैंने इनफैक्ट सिर्फ C को प्रिंट किया, मुझे C1 को भी प्रिंट करना चाहिए। तो C की वैल्यू तो 60 हमने देखी थी, लेकिन C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने A1 प्लस B1 लिखना चाहिए था, A1 प्लस B1। अभी मैं इसको रन करूंगा अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर कि सबसे पहले 60 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, तो यहाँ पर तो ये गया एल्स वाले लॉजिक के अंदर, क्योंकि a ग्रेटर देन b जो था वो फॉल्स था और यहाँ पर a1 ग्रेटर देन b1 जो था वो ट्रू था, इसलिए ये कहां पर गया, इसलिए ये यहाँ पर गया, इसने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। मैं क्या हर दो नंबर्स के लिए इस लॉजिक को बार बार रिपीट करूंगा? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं इस लॉजिक को बार बार रिपीट करूं, इसीलिए मैं क्या करूंगा कि इस लॉजिक को एक मेथड के अंदर डाल दूंगा। इस बात का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जब कहता हूं कि मैं इस लॉजिक को एक मेथड के अंदर डाल दूंगा, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा। अब मेथड क्या होता है, अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो मेथड बिल्कुल फंक्शन की तरह होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन जो है एक तरीका होता है हमारे लिए लॉजिक को सेपरेट करने का, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ अ नंबर पेयर 5 टाइम्स वी कैन यूज मेथड्स टू अवॉइड रिपीटिंग द लॉजिक। और ऐसा करके हम लोग ड्राई प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं। ड्राई स्टैंड्स फॉर डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने आप को रिपीट ना करें। यहाँ पर मैंने अपने आप को कई बार रिपीट कर दिया, तो किस तरह से मैं ड्राई प्रिंसिपल का ध्यान रखूंगा। अब आप लोग देखो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टैटिक वॉइड, सॉरी वॉइड नहीं, मैं इंट बनाऊंगा और मैं भी आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पर इंट क्यों लिखा। तो मैं लिखूंगा स्टैटिक इंट लॉजिक और मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट ए इंट बी, या फिर एक काम करता हूँ इंट एक्स इंट वाई रख देता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर एक और मेथड बना दिया। तो मेरा मेन एक मेथड है
उसके अंदर कुछ लॉजिक है, और मैंने एक और मेथड यहाँ पर बना दिया। अब ये मेथड किस तरह से काम करेगा इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये लॉजिक ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा इंट और z, ठीक है। ए बी सी को मैं एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर रहा हूं, एक्स वाई जेड, जेड यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर सेव करूं तो आप लोग देखो यहाँ पर कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, z इज इक्वल टू ये कर दिया मैंने यहाँ पर एल्स के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइनली रिटर्न कर दूंगा, और मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि किया क्या मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड अभी के लिए आप ऐसे जैसे मैंने टाइप किया वैसे ही छोड़ दो। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि सिंटेक्स क्या है मेथड को लिखने का, ठीक है। A method is a function written inside a class। एक मेथड फंक्शन होता है जो कि क्लास के अंदर आपने लिखा है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि मेथड और फंक्शन क्या सेम है या अलग है, देखो प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी की बात करें, अगर रोजमर्रा की प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो लोग फंक्शन और मेथड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेथड यहाँ पर बना दिया। अब ये मेथड किस तरह से काम करेगा इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये लॉजिक ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा इंट और z, ठीक है। ए बी सी को मैं एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर रहा हूं, एक्स वाई जेड, जेड यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर सेव करूं तो आप लोग देखो यहाँ पर कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, z इज इक्वल टू ये कर दिया मैंने यहाँ पर एल्स के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइनली रिटर्न कर दूंगा, और मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि किया क्या मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड अभी के लिए आप ऐसे जैसे मैंने टाइप किया वैसे ही छोड़ दो। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि सिंटेक्स क्या है मेथड को लिखने का, ठीक है। A method is a function written inside a class। एक मेथड फंक्शन होता है जो कि क्लास के अंदर आपने लिखा है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि मेथड और फंक्शन क्या सेम है या अलग है, देखो प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी की बात करें, अगर रोजमर्रा की प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो लोग फंक्शन और मेथड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेथड का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो कि क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें क्लासेस बनानी पड़ती हैं, तो क्योंकि सारे मेथड्स क्लासेस के अंदर होते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन को मेथड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी मैं फंक्शन या मेथड बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है, मेथड है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है, ठीक है। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसका सिंटेक्स देखते हैं। डेटा टाइप और उसके बाद नेम और उसके बाद मेथड बॉडी। तो डेटा टाइप का मतलब कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अब रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब है ये आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। बट नेम का मतलब है कोई भी आइडेंटिफायर, यानी कि जैसे कि हम वेरिएबल को नाम देते थे A1, A2, A3, हैरी, सम, डी, E1, EL, कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं। पैसिफिक दे दो किसी वेरिएबल का नाम, आपकी मर्जी है, वो बस रूल्स का पालन करे, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो डेटा टाइप आपने लिखा यहाँ पर, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम दे दिया। वेरिएबल का नाम देने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर पैरामीटर्स दोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं दिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था कि पैरामीटर्स ऑप्शनल है, यहाँ मैंने देखो पैरामीटर्स दिए हैं। तो आप डेटा टाइप, पैरामीटर का नाम, डेटा टाइप, पैरामीटर का नाम इस तरह से दे सकते हो। अब होगा क्या, रिटर्न से क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं स्टैटिक एंड लॉजिक यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं अगर यहाँ पर ये जो मैंने पूरा लिखा है, अब मैं इसकी जगह सिर्फ एक चीज लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू लॉजिक A कॉमा B। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से समझ जाएगा A और B के साथ ये सारा काम करना है जो भी इस मेथड के अंदर लिखा है, और फाइनली जो भी वैल्यू z की आती है वो यहाँ पर लेकर आ जाना है। कहां पर लेकर आना है, जहां पर ये कॉल हुआ है। तो a और b यहाँ पर जाएगा, इस केस में क्या जाएगा, 5 और 6 जाएगा। तो ये काम कुछ इस तरह से करता है कि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 7 है। तो a और b जो है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे x और y में। आई रिपीट, वो कॉपी हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू अब हो जाएगी 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनना, 5 और 7। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 बड़ा नहीं है 7 से, इसलिए एल्स में जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करेगा, z की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 60, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60। और जब मैं रिटर्न z करूंगा तो ये कहेगा लौट चलो उस वैल्यू के साथ। क्या कहेगा, लौट चलो z की वैल्यू के साथ जहां से तुम आए थे। कहां लौट चलोगे, लौट चलो तुम z की वैल्यू के साथ जहां से तुम आए थे, जहां से तुम आए थे, ठीक है। तो ये कहेगा ठीक है, तो यहाँ पर z की जगह क्या आ जाएगा 60। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर c के अंदर 60 आ जाएगा।
तो इस तरह से मेथड कॉल किया जाता है। आई होप ये चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सेम काम मैं C1 के साथ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर C1 इज इक्वल टू लॉजिक A1 B1 लिख सकता हूँ। C1 इज इक्वल टू लॉजिक A1 B1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, C1 इज इक्वल टू लॉजिक A1 B1, तो लॉजिक यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अगेन A1 की वैल्यू अभी 2 है और B1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर X के अंदर आ जाएगी क्या, 2 वैल्यू आ जाएगी A1 की वैल्यू, और B1 में क्या आ जाएगी, यहाँ पर Y के अंदर क्या आ जाएगी, B1 की वैल्यू, Y के अंदर 1 आ जाएगी, तो X हो जाएगा 2, Y हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 1 है, इसलिए Z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा नहीं, रिटर्न 3 का मतलब कि यहाँ पर C1 की जगह 3 आ जाएगा, C1 के अंदर 3 है, C के अंदर तो अभी हमने देखा ही था, यहाँ पर 60 था, तो 60 और 3 प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वही प्रिंट होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही से यहाँ पर प्रिंट होगा। लेकिन हैरी भाई आपने एक बात ये नहीं बताई कि यार यहाँ पर जो आपने ये स्टैटिक लगाया है इसका क्या मतलब है, और हम ये जो स्टैटिक यूज कर रहे हैं इसको हटा दे तो क्या हुआ, चलेगा क्या? नहीं भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, हटा के दिखाता हूँ। हटाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरर, देखो यहीं पर इसने पकड़ लिया। ये कह रहा है नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये कह रहा है स्टैटिक मेथड से स्टैटिक मेथड ही कॉल आप कर सकते हो, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टैटिक लगाना है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर आगे नोट्स में लिखी हुई है इसके बारे में और जानकारी। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जो आपका मेन मेथड है, यानी कि जो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, उसके अंदर आप कुछ भी डायरेक्टली कॉल कर रहे हो बिना ऑब्जेक्ट बनाए, अगर आप इस तरह से कॉल कर रहे हो तो आप स्टैटिक मेथड ही कॉल कर सकते हो, आप स्टैटिक मेथड ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आता हूं मैं, और यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने सम करने का, बट उससे भी बेटर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया जहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना के आपको दिखाया है, तो आई थिंक दिस इज अ बेटर एग्जांपल। बट सब लोग उसको भी ट्राई कर लेना एक बार लिखकर, ठीक है। कॉलिंग अ मेथड, देखो एक मेथड को कॉल करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट से उस मेथड को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखो, अ मेथड कैन बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इन विच द मेथड एग्जिस्ट फॉलोड बाय द मेथड कॉल। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, अगर आपको याद हो तो, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की सहायता से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अभी कि एक और तरीका देखेंगे मेथड को कॉल करने का। अब देखो क्या होता है कि जब हम स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर लगा देते हैं, तब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के बने हुए ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं होगा, वो इस क्लास से ही एसोसिएट हो जाएगा। कुछ ऐसा समझ लो कि अगर ये हॉस्टल है, आपका हॉस्टल है, और आपके हॉस्टल में सिर्फ एक फ्रिज है, तो सब लोग उसको शेयर करते हैं फ्रिज को, या सबको एक एक फ्रिज दिया जाता है अपने अपने रूम में? नहीं दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में बाहर रखा होता है फ्रिज, कहीं कहीं तो होता ही नहीं है यार। अगर आपके में नहीं है तो बताना जरूर कमेंट में, मेरे में भी नहीं था, बस कभी कभी मेस में जाके हम लोग यूज कर लेते थे, वो भी रिक्वेस्ट करना पड़ता था। अब यहाँ पर आप लोग देखो, स्टैटिक इंट लॉजिक इंट एक्स इंट वाई मैंने लिखा हुआ है जो मेथड, इसको मैंने स्टैटिक मार्क किया है। अगर मैं इसको स्टैटिक मार्क ना करूं, मालूम मैं ऐसे कर दूं, तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा हूं कि स्टैटिक मैं यहाँ पर इस मेथड को नहीं बनाना चाहता, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अपने अपने लॉजिक की कॉपी होगी। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं कह रहा हूं जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, उसकी अपनी अपनी कॉपी होगी, लेकिन हमने तो कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तो इसीलिए ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है आपने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं और आप कह रहे हो लॉजिक को कॉल करो। कौन से ऑब्जेक्ट पे लॉजिक को कॉल करो? अगर आप जाओगे हॉस्टल के अंदर और कहोगे यार मुझे फ्रिज दे दो, और सबके पास अपने अपने फ्रिज है, तो वो कहेगा भाई मैं किसका फ्रिज दूं आपको? अगर सिर्फ एक फ्रिज है जो कि शेयर हो रहा है सारे बच्चों में, और कोई मान लो अपर मैनेजमेंट का बंदा आ जाता है हॉस्टल में, कहता है मुझे ये फ्रिज चाहिए, तो वो कहेंगे साहब ये फ्रिज है ले जाओ, क्योंकि एक ही फ्रिज है। लेकिन अगर सबके पास अपने अपने फ्रिज है, तो सवाल ये होगा ना कि फ्रिज किसका चाहिए आपको, कौन से स्टूडेंट का फ्रिज चाहिए? हॉस्टल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके पास अपने अपने फ्रिज है, तो किसका फ्रिज चाहिए? बेसिकली ऐसा समझ लो कुछ। तो इंट लॉजिक जो हमने मेथड बनाया है, बेसिकली इसको हम अब शेयर नहीं कर रहे हैं, सबका अपना अपना लॉजिक है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसको कॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ये क्लास का नाम, जो कि यहाँ पर क्या है, CWH31 मेथड्स, ये क्लास का नाम है। मैं लिखूंगा OBJ इज इक्वल टू न्यू CWH31, ये इस तरह से, और मैं फिर OBJ डॉट लॉजिक करके इसको कॉल करूंगा, OBJ डॉट लॉजिक AB। सिमिलरली मैं तो सेम ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ दूसरी कॉल के लिए, या फिर मैं एक नया ऑब्जेक्ट भी बना सकता था, पर ठीक है मैंने सेम ही ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। अभी मैं रन करूंगा तो सब कुछ ठीक ठीक से चालू हो जाएगा, रन हो जाएगा, चल रहा है ये प्रोग्राम। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके को,
मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूंगा क्योंकि मैं स्टैटिक मेथड ही बनवा के आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट मेथड इन्वोकेशन यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि जो मैंने यहाँ पर C इज इक्वल टू लॉजिक लिखा था, लॉजिक और उसके बाद A कॉमा B। अभी यहाँ पर क्या है, लॉजिक स्टैटिक नहीं है इसलिए एरर दे रहा है यहाँ पर, लेकिन ठीक है मैं बना दूंगा, लॉजिक को स्टैटिक बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं ऐसे रखता हूँ उसको और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऊपर जाके इसको स्टैटिक बना दूंगा। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड लिखा था, अभी हम यहाँ पर स्टैटिक इंट लिख रहे हैं। तो पब्लिक क्या होता है ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। अभी आप लोग उस चीज को छोड़ दो, मैं यहाँ पर बस आप लोगों को अभी ये बताना चाहता हूं कि जब हम कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर तो एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पर डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब इस बात को आप अभी के लिए छोड़ दो, हम लोग आगे देखेंगे इसको, बस सिंटैक्स पे ध्यान दो अभी, सिर्फ अभी के लिए। स्टैटिक इंट लॉजिक इस तरह से आपको मेथड बनाना होता है क्लास के अंदर, और इन्वोकेशन करने के दो तरीके होता है, एक ऑब्जेक्ट बना के, अगर स्टैटिक नहीं किया आपने तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अगर स्टैटिक कर दिया आपने तब ऐसे ही डायरेक्टली कॉल कर पाओगे, स्टैटिक मेथड से स्टैटिक मेथड आप डायरेक्टली कॉल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को एक अच्छा वो भी बता दिया, उदाहरण भी दे दिया एक हॉस्टल में रखे हुए फ्रिज का, जिससे आप लोग स्टैटिक के बारे में और अच्छे से समझ पाओ। बट अगेन अभी अगर आप एक बिगिनर हो, एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, तो यार कोड करने पे ध्यान दो, जैसे जैसे आप जावा में काम करते जाओगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जल्दी से देखेंगे क्या लिखा है। अ मेथड कैन बी कॉल्ड बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इन व्हिच द मेथड एग्जिस्ट फॉलोड बाय द मेथड कॉल। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लो, उसके बाद मेथड को कॉल कर लो उसी ऑब्जेक्ट की सहायता से, ठीक है। द वैल्यूज फ्रॉम द मेथड कॉल ए एंड बी आर कॉपीड टू द ए एंड बी ऑफ द फंक्शन माइसम। तो क्या होगा यहाँ पर, मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो ए और बी की वैल्यूज है यानी कि 5 और 7 जो है उनकी कॉपी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो x में क्या आ जाएगा 5 और y में क्या आ जाएगा 7, x में 5 आएगा y में 7 आएगा। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं x और y को चेंज कर देता हूं तो क्या मेरा a और b चेंज होगा? नहीं, चेंज क्यों होगा? इसकी कॉपी बन रही है ना। अगर मान लो कि आपने होमवर्क किया और आपका होमवर्क देख के आपके दोस्त ने होमवर्क किया, अब आपके दोस्त का जो होमवर्क है वो आपके टीचर ने फाड़ दिया क्योंकि यार उसको कुछ गुस्सा गुस्सा आ गया, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। तो क्या आपका भी होमवर्क फट जाएगा? नहीं फटेगा ना, क्योंकि वो तो कॉपी थी ना उसकी, वो तो कॉपी किया था उसने। या अगर आपका जो नोट्स है आप जो लिखते हो रोज, उनका जेरोक्स करा दिए किसी ने और उसके बाद जेरोक्स करा के मान लो फॉर सम रीजन वो उसमें पानी गिर गया, तो क्या आपके नोट्स भी गीले हो जाएंगे आपके घर में? नहीं, आपके नोट्स अपने अलग कॉपी है, उसने जो जेरोक्स कराई है वो अलग कॉपी है। तो कॉपी के साथ आप कोई खिलवाड़ करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको उसका उदाहरण दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 566 कर देता हूँ, ठीक है, तो और मैं यहाँ पर a और b दोनों को प्रिंट करूंगा तो a और b 1 ही रहेंगे मेथड कॉल होने के बाद भी। तो अगर मैं यहाँ पर a और b कुछ इस तरह से प्रिंट करता हूँ तो मैं साउट a करता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ इस तरह से प्लस, और यहाँ पर मैं इसको जैसे रन करूंगा आप लोग देखो a और b की वैल्यू जो है वो 2 और 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू जो है 5 और 7 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर a1 b1 को देख लिया था। a और b की वैल्यू ये है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ यार, a और b की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसको कट करके यहाँ डालता हूँ जहाँ ये इन्वोक हो रहा है। तो मैंने a1 b1 की वैल्यू देख ली थी, a1 b1 2 और 1 है, a और b 5 और 7 है और 5 और 7 ही रहेंगे। आप यहाँ पर इनको 566 कर दो, 580 कर दो, कुछ भी खिलवाड़ करो इनके साथ मेथड्स में, वो चेंज कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस पर इसका भी एक कैच है जो कि हम आगे देखेंगे कि जो रेफरेंसेस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो प्रिमिटिव डेटा है, जैसे कि आप कोई इंटीजर बेचते हो, कोई फ्लोट बेचते हो, या कोई भी आप डेटा बेचते हो, कैरेक्टर बेचते हो, बुलियन बेचते हो, कुछ भी आप बेचते हो, तो क्या होगा कि आपका वो जो आपने भेजा है वो आपके मेन मेथड के वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कॉपी गई है मेथड में, वो नहीं गया है मेथड में, उसकी कॉपी गई है मेथड में, ठीक है। सो आई होप कि मेथड का इंट्रोडक्शन आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आ गई चीजें। अगर क्लियर हो गई यार तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्लियर हो रही है चीजें, फिर हम आगे यहाँ पर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये जो इतना बड़ा पैरा लिखा है मैंने, द वैल्यूज फ्रॉम द मेथड कॉल ए एंड बी आर कॉपीड टू द ए एंड बी ऑफ द फंक्शन माइसम, दस इवन इफ यू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर हम ए और बी को मॉडिफाई भी कर देते हैं इनसाइड द मेथड के अंदर, तो वैल्यू जो है मेन मेथड में ए और बी की चेंज नहीं होगी।
और मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया, एक्स को चेंज करके दिखाया। यहाँ पर देखो मेन मेथड में कुछ नहीं हुआ। यही यही कह रहा था मैं, मेरे कहने का यही मतलब था कि यहाँ पर ए और बी मैंने प्रिंट किया तो 5 और 7 आए, और यहाँ पर मैंने एक्स को चेंज कर दिया था। अब क्योंकि जो ए की वैल्यू थी वो एक्स में कॉपी हुई थी, यानी कि 5 कॉपी हुआ था एक्स में और 7 कॉपी हुआ था वाई में। ए और बी की वैल्यू इनमें कॉपी हुई थी, इसलिए कॉपी को आप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी को चेंज करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड का एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो यार वीडियो जल्दी से, और आगे मैं आप लोगों को ये नोट्स दे दूंगा इस चैप्टर के एंड में। और हो सकता है यार जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पीडीएफ मिल ही जाए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन जैसे ही चैप्टर एंड होता है मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल देता हूँ नोट्स का, तो ये सारे नोट्स आपके हैं, डाउनलोड करना इनको, और अगर हो सके तो इनकी बाइंडिंग करा लेना और अच्छे से इनको पढ़ना। मुझे नहीं लगता कि जो ब्लैक एंड व्हाइट बाइंडिंग है उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने इनको स्क्रॉल डाउन भी कर दिया है नीचे, अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है। बट हम लोग कवर करेंगे सारे टॉपिक्स आगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। छोटी